हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे प्रीएम्बल टॉपिक को। इससे पहले वाले लेक्चर तक हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना हर एक रेस्पेक्टों को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग कवर करेंगे प्रीएम्बल। ये भी जानेंगे कि प्रीएम्बल पार्ट है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। पूरा डेडिकेट एफ कैट के लिए होने वाला है। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस डायमेंशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। क्लियर है? कोई भी डाउट रहता है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे पूरा पीडीएफ इनिशिएटिव अपलोड हो जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लियर? चलो फिर स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल टॉपिक को और पूरे को कवर करते हैं। तो ये रहा पूरा प्रीएम्बल का पार्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले पेज में लिखा होता है। जैसे कि बुक पढ़ते हो तो बुक के पहले ही पेज में प्रीफेस लिखा होता है कि पूरे जानकारी देते हैं कि बुक में क्या क्या है, कौन सा चैप्टर कहाँ पे है, कितने पेज नंबर में है ना, बुक में लिखा होता है। तो सेम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज में उसका पूरा प्रीएम्बल लिखा होता है कि ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ इंक्लूड किए गए हैं और ये पूरा कंट्री के बारे में रिप्रेजेंट कर देता है। कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है जैसे कि सॉवरेन लिखा हुआ है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब चीज़ बताता है कि जो इंडिया एज अ कंट्री कैसा है, उसका थिंकिंग कैसे है। क्लियर है? तो जो प्रीएम्बल है इसको तो एक बार पढ़ लेना और पढ़ने के साथ ये याद रखना कि सोशलिस्ट के बाद सेकुलर आता है, सेकुलर के बाद डेमोक्रेटिक आता है, डेमोक्रेटिक के बाद रिपब्लिक आता है। क्योंकि अल्टरनेटिव बेस में है ना, सीक्वेंस बेस में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्लियर? तो याद रखोगे लिबर्टी है यहाँ पे, है ना, लिबर्टी के बाद इक्वलिटी आता है, इक्वलिटी के बाद फेटर्निटी आता है। ये सब याद रखोगे, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। क्लियर? तो थोड़ा और बेसिक्स हम लोग समझ लेते हैं कि जो प्रीएम्बल है, सबसे पहले ये समझ आ गया ना कि प्रीएम्बल है क्या। ठीक है? जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फर्स्ट पेज में लिखा होता है प्रीएम्बल, और ये प्रीएम्बल यही बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ इंक्लूड किए गए हैं, क्या थिंकिंग है या फिर क्या आइडियोलॉजी है, और बोल सकते हैं क्या इसमें फिलोसॉफिकल आइडिया ऐड किए गए हैं। तो प्रीएम्बल को हम लोग बेस किए गए थे या फिर प्रीएम्बल को लाए गए थे ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन के थ्रू। ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन मूव किए गए थे बाय दी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उसी के थ्रू ये प्रीएम्बल को यहाँ पे ऐड किए गए हैं और इसे अमेंड भी किए गए हैं केवल वन टाइम। इट हैज़ अमेंडेड ओनली वंस बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इसी में 3 नए वर्ड को ऐड किए गए। 3 नए वर्ड को याद रखोगे, क्वेश्चन आता है। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड को ऐड किए गए। और जो अमेंड किए गए हैं प्रीएम्बल को एक ही बार अभी तक एट प्रेजेंट अभी तक एक ही बार में अमेंड किए गए हैं। क्लियर? जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं ड्रीम्स को, माइंड को, एस्पिरेशन ऑफ फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जब 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ उसके बाद जब प्रीएम्बल को ऐड किए गए थे तो क्या आइडियोलॉजी ऐड किए गए थे, यहाँ पे वर्ड से समझ आ जाएगा कि कंट्री जो होगा सॉवरेन होगा। इसका मतलब ये है कि न तो कोई बाहर का जो कंट्री है वो इंडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इंडिया को अपने पास इतना अधिकार है इंडिया का कि वो अपना फॉरेन अफेयर्स या इंटरनल अफेयर्स जितना भी मैटर्स होता है उसको खुद डील कर सकते हैं। कोई फॉरेन कंट्री का यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगा। सोशलिस्ट होने वाले हैं, सेकुलर होने वाले हैं, ये सब फिलोसॉफी तो बताता है। जो फोर्थ फादर उसका आइडियोलॉजी तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर दिखता है यहाँ पे? ठीक है, बेसिक समझ आ गया। फिर क्या है, प्रीएम्बल को कुछ लोगों ने यहाँ पे कमेंट किए गए हैं, जैसे कि आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोले गए हैं एन.ए. पालकीवाला ने, प्लस पॉलिटिकल हेरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है के.एम. मुंशी ने। ठीक है? देखो अब हर चीज़ का अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो वहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन भी होता है। तो इसमें कुछ लिमिटेशन भी है। जैसे कि पहला है कि नो गवर्नमेंट पावर, यहाँ से कोई गवर्नमेंट का पावर नहीं डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रीएम्बल है ये खुद जो है आइडियाज़ को बताते हैं, फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को बताते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का पावर नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इसका फंक्शन क्या होगा, पावर होगा। कहीं पे लिखा क्या है कि यहाँ ये जो है सुप्रीम कोर्ट का ये पावर होगा, हाई कोर्ट में ये पावर डिफाइन होगा। पूरा प्रीएम्बल को पढ़ोगे तब भी यहाँ पे कहीं पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये जस्ट आइडिया, ड्रीम्स, फोर्थ फादर का जो आइडियोलॉजी है उसको इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। तो पावर यहाँ पे नहीं होगा। प्लस यहाँ पे कोई भी ओवरराइड प्रोविज़न नहीं है और न ही ये इन्फोर्सेबल है। अगर इसका वायलेशन होता है या फिर हम लोग ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे रिपब्लिक लिखा है लेकिन नहीं लिखा जाना चाहिए, अब हम लोग कोर्ट में जाएंगे, ऐसा नहीं। जैसे कि डीपीएसपी है उसके रिस्पेक्ट में भी हम लोग कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है कि अगर वायलेशन होता है कोई भी चीज़ का,
या फिर प्रियम्बल का वायोलेशन होता है तो हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? ठीक, अब देखो यहाँ तक तो बेसिक आइडिया ले लिए कि प्रियम्बल है क्या, क्या पावर्स हैं, कौन किसने कमेंट किया है क्या ऊपर। अब प्रियम्बल को डिटेल में और समझते हैं कि इसमें कंपोनेंट क्या क्या हैं, और जितना यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सोशलिस्ट, रिपब्लिक, सेकुलर, इस सब चीज़ का मीनिंग क्या होता है डिटेल में कवर करते हैं। तो कंपोनेंट अगर देखोगे तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट को पहला बताता है कि सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, ये सब क्या है आगे पढ़ते हैं। जस्ट ये याद रखो कि ये जो है इंडिया के नेचर को बताता है कि इंडिया जो है कैसा है। जैसे कि सॉवरेन है, सॉवरेन को तो पता चल गया। सेकुलर स्टेट है कि गवर्नमेंट का अपना खुद का धर्म नहीं होता है। डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे पूरा जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये इलेक्ट होके आते हैं बाय द पीपल। रिपब्लिकन है, ठीक है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है पीपल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बना किसके लिए है? पीपल्स के लिए। अगर पीपल ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा क्या? नहीं बनने वाले हैं। तो पीपल्स ऑफ इंडिया ये एक सोर्स माने जाते हैं। और डेट ऑफ एडॉप्शन इसको किए गए हैं प्रियम्बल को 26 नवंबर 1949 को। और जो ये फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, गांधीज आइडिया ऑफ स्वराज, जैसे कि सेल्फ रिलायंस, जस्टिस, टॉलरेंस, ये सब चीज़ इंक्लूड तो देखने को मिलता है प्रियम्बल में, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ने के बाद अब यहाँ पे आओ कीवर्ड के ऊपर कि क्या क्या कीवर्ड यहाँ पे है और इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले वी दी पीपल ऑफ इंडिया, जैसे कि प्रीवियसली अभी बताया हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन बना ही पीपल के लिए है। अगर जनता ही नहीं है कोई भी कंट्री में तो कॉन्स्टिट्यूशन अकेला करेगा क्या, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाई एंड फॉर द इंडियन पीपल, कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉपुलर सॉवरेटी वेयर बाई सिटीजन आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। क्लियर, समझ आ गया ये वर्ड। फिर दूसरा आता है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब ये होता है कि इंडिया एज अ कंट्री पूरा इंडिपेंडेंस है। अगर किसी के ऊपर वार करना है तो ये खुद का मैटर रहेगा, किसी फॉरेन कंट्री को नहीं पूछेंगे कि हम जो है इस कंट्री के ऊपर वार कर रहे हैं। अगर कोई फॉरेन पॉलिसी बनाना है तो किसी फॉरेन कंट्री को नहीं पूछेंगे कि हम लोग फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं। बोलने का मतलब ये है कि इंडिया अपने आप में सक्षम है डिसीज़न लेने में। अगर कुछ भी होता है फॉरेन अफेयर्स में या फिर फॉरेन मैटर हो गया, इंटरनल मैटर हो गया, तो इंडिया अपने आप में इंडिपेंडेंट है कि उसको डील कर सके, उसके लिए डिसीजन ले सके, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सके। तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉवरेन। इस सिग्निफाइज दैट इंडिया इज़ अ फुल इंडिपेंडेंट स्टेट फ्री फ्रॉम द डोमिनेशन और डिपेंडेंसी ऑफ एनी अदर कंट्री। क्योंकि जो इंडिया है किसी दूसरे कंट्री के ऊपर डोमिनेट नहीं है ना, उसके अंदर में भी नहीं आता। इंडिया हैज़ अ अथॉरिटी टू कंडक्ट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर, जो कि अभी बताया हूँ। इट कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी और सेड पार्ट ऑफ इट्स ओन अदर नेशन, ठीक है। अगर चाहे तो ये अपना दूसरे कंट्री या फिर दूसरे पार्ट है उसको भी कैप्चर कर सकते हैं, ये भी इसके पास अधिकार है। तो सॉवरेन का मतलब यही होता है। फिर दूसरा जो है सोशलिस्ट। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है कि जितना भी मास ऑफ प्रोडक्शन होगा वो कलेक्टिवली ओनर करने वाले हैं, या गवर्नमेंट ओनर कर सकते हैं या फिर सोसाइटी एज अ होल ओन करने वाले हैं। जैसे कि प्राइवेट हम लोग समझते हैं, कैपिटलिज्म समझते हैं, उसमें से जितना भी प्रोडक्शन होता है वो एक एंटिटी कैपिटल के पास होता है ना, जो एक पर्सन है उसके पास जाता है। लेकिन सोशलिज्म का आइडिया क्या बोलता है कि जितना भी मास प्रोडक्शन होगा वो पूरा इक्वल होने वाले हैं, गवर्नमेंट हैंडल करेगा और जो भी मास प्रोडक्शन होगा वो पब्लिक में पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ से ना तो कोई रिच होने वाले हैं ना तो पुअर होगा। ये सोशलिज्म का आइडियोलॉजी बोलते हैं। सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाई कलेक्टिवली और बाई द गवर्नमेंट, प्रायोरिटाइजिंग सोशल इक्वलिटी, जो कि अभी बताया। क्योंकि अगर जितना भी मास प्रोडक्शन हो रहा है, मास प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि कोई फैक्ट्री हो गया, वहाँ से जितना भी जो है थिंग्स निकल रहे हैं, है ना, वस्तुएं निकल रहे हैं, उसको मास प्रोडक्शन बोलते हैं। तो जितना भी मास प्रोडक्शन होगा उसमें जितना भी अर्निंग होने वाले हैं वो पूरा पीपल के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इससे ना तो रिच होगा ना तो जो है पुअर होगा, तो सोशल इक्वलिटी आएगा। ये सोशलिज्म का आइडियोलॉजी है। फिर सोशलिस्ट में भी दो तरीके के सोशलिज्म हम लोग कवर कर सकते हैं यहाँ पे। एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और दूसरा होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म। क्या डिफरेंस है दोनों में? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब होता है मिक्स इकोनॉमी वाले, वेयर पब्लिक एंड प्राइवेट इंडिविजुअल यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं या फिर पब्लिक एंड प्राइवेट इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है? तो जो भी मास प्रोडक्शन होगा उसमें गवर्नमेंट भी मास प्रोडक्शन कर सकते हैं और जो पब्लिक हैं या फिर जो प्राइवेट एंटिटी है वो भी मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसे हम लोग मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं।
तो इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। एग्जाम्पल अगर लोगे तो इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि इंडिया जो है मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट का के पास भी फैक्ट्री है प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल है उसके पास भी फैक्ट्री है। क्लियर। फिर एक आता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म। कम्युनिस्ट का मतलब ही वही होता है टोटल नेशनलाइजेशन, टोटल अथॉरिटेरियन। जितना भी प्रोडक्शन होगा, फैक्ट्री लगेगा तो गवर्नमेंट ही लगाएंगे, अगर हेल्थ सिस्टम में रिफॉर्म करना है तो गवर्नमेंट ही करेंगे। यहाँ पे जो है जो कम्युनिज्म में जो प्राइवेट एंटिटी होता है उसका रोल बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है, बहुत ही कम होते हैं। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या फिर कम्युनिज्म सोशलिज्म यही होता है कि एडवोकेट फॉर टोटल नेशनलाइजेशन। जो भी पावर होगा, डिसीजन मेकिंग होगा हर एक रेस्पेक्ट में, वो डायरेक्टली सेंट्रल के पास होगा। जो सेंट्रल में गवर्नमेंट फॉर्म किए हैं उसी के पास होगा, बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट हो गया उसके पास नहीं होने वाला है। तो इंडियन का अगर अप्रोच देखोगे तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया सोशलिस्ट। फिर दूसरा आता है सेकुलर। सेकुलर का बेसिक मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट का खुद अपना एक धर्म नहीं होगा, न ही एक पार्टिकुलर जो धर्म है उसको ये लोग प्रमोट करेंगे। जैसे सुने होंगे ना कि धर्म निरपेक्ष बोलते हैं गवर्नमेंट को, इसका मतलब यही होता है। जो सेकुलर बोले हैं, सेकुलर मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। 42nd अमेंडमेंट जो है यहाँ पे सेकुलर को एक्सप्लिसिटली एडिट किए गए हैं, 3 वर्ड ऐड किए गए हैं जैसे कि प्रीवियसली हम लोग डिस्कस किए। तो सेकुलर का सिंपल मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट का कोई अपना धर्म नहीं होगा। अगर जो है किसी धर्म को ट्रीट कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। कोई भी एक धर्म को अगर पॉपुलर कर रहे हो या फिर उसको प्रायोरिटी दे रहे हो, उसमें ज़्यादा फंडिंग दे रहे हो, तो क्या है डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। क्योंकि आपको इलेक्ट किए गए हैं तो पूरे हर धर्म के लोग क्या है मिल के इलेक्ट किए हैं। अब हर धर्म के, हर रिलीजन्स के लोग यहाँ पे इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव बना के इलेक्ट किए हैं, तो गवर्नमेंट का भी यही तो है कि अगर उसको हर एक धर्म को क्या करेंगे, इक्वल ट्रीट करना। ठीक है, समझ आ गया सेकुलर का मतलब। एक कॉन्सेप्ट इसी में आता है जो कि है पॉजिटिव सेकुलरिज्म। इसका मतलब क्या है कि एम्फेसिस इक्वल स्टेटस एंड सपोर्ट फॉर ऑल रीजन फोस्टरिंग अ डाइवर्स एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। जैसे कि अभी ये बताया हूँ कि अगर कोई भी एक धर्म को प्रमोट कर रहे हो तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, अगर प्रमोट कर रहे हो तो जितना भी धर्म है, जितना भी रिलीजन है उसको इक्वली ट्रीट करो। अगर कोई भी धर्म को फोस्टर कर रहे हो, उसके लिए फंडिंग कर रहे हो, तो जितना भी धर्म है उसको सबको फंडिंग करो, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेकुलरिज्म बोलते हैं। समझ आ गया। फिर अगला है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी अलाउज सिटीजन्स टू एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, इलेक्ट रूलर एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। इसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक। कई कंट्री ऐसे होता है जहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, तो उसको हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं बोलते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब सिंपल यही है कि इक्वल पॉलिटिकल राइट हो। अगर इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन भी लड़ सकते हो, अकाउंटेबल भी ठहरा सकते हो, अगर वोट देना है तो वोट भी दे सकते हो, इलेक्ट करने का अधिकार भी है रूलर को। तो इसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक। जैसे इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री है। इट हैज़ बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोनिटी वेयर सुप्रीम पावर रिसाइड विदिन पीपल। क्योंकि अगर वो चाहे तो गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते हैं और वही चाहे तो गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक मतलब यही होता है। और जो भी सुप्रीम पावर है पीपल के पास है, क्योंकि जो इलेक्ट करोगे, कौन इलेक्ट करेंगे, पीपल ही तो इलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक भी कई तरीके से होता है, जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेटिक, फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब होता है कि डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सिटीजन एक्सरसाइज पावर डायरेक्टली। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म होगा डायरेक्टली सिटीजन का पार्टिसिपेशन होगा। जैसे कि हम लोग एमएलए को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, एमएलए को हम लोग इलेक्ट करते हैं, मतलब डायरेक्टली इसको पीपल इलेक्ट करते हैं। अब ये बताओ, प्रेसिडेंट को हम लोग इलेक्ट करते हैं क्या, प्रेसिडेंट को हम लोग चुनते हैं? तो जो प्रेसिडेंट है उसको एमएलए इलेक्ट करते हैं। मतलब हम लोग जो पीपल हैं वो एमएलए को इलेक्ट किए, और जितना एमएलए हैं वो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने वाले हैं उसको हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। समझ आ गया क्या, क्लियर? तो इंडिया के डेमोक्रेसी में ये सब चीज़ देखने को मिलेगा, जहाँ पे कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, जैसे कि डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं, वो है एमएलए। फिर कुछ ऐसे पोस्ट हैं, पोर्टफोलियो हैं, जिससे हम लोग हमारे जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारे बिहाफ में इलेक्ट करते हैं,
जैसे कि एग्जाम्पल है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इंडिया डेमोक्रेसी जो है दोनों यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर। फिर अगला जो टर्म है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक वेस्ट पॉलिटिकल सोनिटी इन द पीपल एंड नॉट अ मोनार्क, इंश्योर नो प्रिविलेज क्लास एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक ऑफिसेज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि रिपब्लिक बता रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि जो इलाइट पीपल है उसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। अगर जॉब के लिए अगर ऑफर कर रहे हो तो ऐसा है कि कोई जो अदर कास्ट है उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, फिर अदर कास्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तो ये सब चीज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जो रिपब्लिक का सिंपल मीनिंग यही होता है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे ना कोई क्लास को प्रिविलेज दोगे नहीं कोई कास्ट को प्रिविलेज दोगे। जितना भी पब्लिक एक्सेस होने वाले हैं ये जो है इक्वल प्रायोरिटी में होने वाले हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रिपब्लिकन गवर्नमेंट, समझे। फिर सेकंड जो अगला कॉन्सेप्ट है लिबर्टी। ये सब चीज़ प्रियम्बल में ऐड है, प्रियम्बल में ये सब वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए इसको पूरा डिटेल में समझ रहे हैं, क्योंकि जो वर्ड लिखा हुआ है इसी के बेस में क्वेश्चन पूछते हैं। तो लिबर्टी का मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन एक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव इंस्पायर बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो कि लिबर्टी है उसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एक्सेप्ट किए गए हैं, इंस्पायर किए गए हैं। लिबर्टी का मतलब ये होता है कि आपके पास स्वतंत्रता है कि कुछ भी करना चाहो, जितना भी एक्टिविटी है इंडिविजुअल को करना चाहिए, हर चीज़ कर सकते हैं। अब एक्टिविटी है, लिबर्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली क्या करो दूसरे के लिबर्टी को हार्म करो, ठीक है। तो लिबर्टी का मतलब यही होता है कि पूरा फ्री हो, लेकिन यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन होता है। तो रिस्ट्रिक्शन के मामले में दो लिबर्टी हम यहाँ पे कवर करेंगे। एक होता है निगेटिव लिबर्टी और दूसरा होता है पॉजिटिव लिबर्टी। निगेटिव लिबर्टी मतलब होता है फोकस ऑन एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इंश्योरिंग इंडिविजुअल फ्री फ्रॉम ऑब्स्टिकल एंड कंस्ट्रेंट। सपोज देखो आपके पास लिबर्टी है, इसका मतलब किसी को भी तो थापड़ नहीं लगा दोगे, समझ रहे हो, क्योंकि सामने वाले के पास भी तो लिबर्टी है। तो जो हम लोग कुछ भी रिस्ट्रिक्शन ना दे पूरा एकदम फ्रीली छोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं निगेटिव लिबर्टी। अब लिबर्टी है करके बोल रहे हो कोई ट्रैफिक रूल्स हैं उसको तोड़ रहे हो, ऐसे बोल के कि हमारे पास तो लिबर्टी है कि कहीं भी जाना चाहे जा सकते हैं। बाइक चला रहे हो तो ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, ये बोल के कि हमारे पास तो लिबर्टी है कुछ भी करे, है ना। तो लिबर्टी है लेकिन उसमें भी कुछ कंस्टेंट लगाना है। तो जहाँ पे कोई भी कंस्टेंट ना हो, फ्री हो पूरा, उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव लिबर्टी। लेकिन जहाँ पे रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकते हैं, जैसे कि ओवर स्पीडिंग करना बैन किए हैं, है ना, ओवर स्पीडिंग करोगे तो पेनाल्टी होगा, क्लियर है। तो इसको हम लोग पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर में रखते हैं, ठीक है, समझ आ गया लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। फिर अगला जो है वो है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है कि एब्सेंस होगा स्पेशल प्रिविलेज, कोई भी पब्लिक जो है या फिर इलाइट पीपल को ज़्यादा प्रिविलेज दे रहे हो या फिर एक कास्ट के पीपल उसको ज़्यादा प्रिविलेज दे रहे हो, ऐसा नहीं। हर एक इंडिविजुअल इक्वल है, हर एक इंडिविजुअल को इक्वल प्रमोट करोगे, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट। फिर फ्रेटर्निटी है कि ब्रदरहुड से रहेंगे, क्योंकि इंडिया का कॉन्सेप्ट देखो, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे हर रिलीजन के लोग रहते हैं, डाइवर्सिफाई पूरा कास्ट के लोग रहते हैं, ठीक है, हर लोग यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे कि फ्रेटर्निटी का मतलब यही होता है कि ब्रदरहुड सिस्टरहुड यहाँ पे शेयर करोगे। फिर यूनियन ऑफ ट्रिनिटी हम लोग कंसिडर करते हैं किसको, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इसको हम लोग यूनियन ऑफ ट्रिनिटी कंसिडर करते हैं, इसको याद रखोगे, क्लियर है, इतना समझ आया। तो जितना भी वर्ड है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एफकेट एग्जाम में, क्लियर। अब देखो जैसे कि प्रीवियसली बताया कि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट में ऐड किए गए, लेकिन कुछ का जो इसका मतलब ऐसे निकाले कि कुछ लोग बोले कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, कुछ लोग बोले कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ना। जैसे कि बुक में लिखा होता है ना प्रीफेस, तो क्या कंसीडर करते हो कि ये जो है बुक का पार्ट है ना, वो बुक का पूरा पार्ट है, क्योंकि बुक के बारे में ही डिटेल में क्या है एक्सप्लेन किए हैं कि कौन सा चैप्टर कहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी के केस में, प्रियम्बल के केस में, कि कोई बोले पार्ट नहीं है, कोई बोले पार्ट है, तो वेरियस यहाँ पे जजमेंट आया, जिसके थ्रू क्या क्या जजमेंट निकल के आया इस चीज़ को देखो। पहला जो जजमेंट है बेरुबरी यूनियन केस 1960 का, इसमें क्या बोले कि द प्रियम्बल सोज द जनरल पर्पस, प्रियम्बल को बताए कि जस्ट जनरल पर्पस है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो ये बेरुबरी केस में 1960 हुआ, इसमें बोले हैं कि जनरल पर्पस को ही शो करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर अगला जजमेंट केस क्या बोला, जो कि केशवानंद भारती केस है 1973 में, कि प्रियम्बल को डायरेक्टली पार्ट बता दिए कॉन्स्टिट्यूशन का। बेरुबरी केस का डायरेक्टली अपोजिशन में ये जजमेंट दिए।
और ये भी बोले कि द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट शुड नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको वायलेशन यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हो। ये कौन से केस में बोले हैं? केशवानंदा भारती केस में बोले। फिर अगला जो केस आया है LIC ऑफ इंडिया केस 1995, इसमें क्या बोले? SC अगेन हेल्ड दैट प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि केशवानंदा भारती केस में बोले हैं कि प्रियम्बल पार्ट है, तो LIC केस में भी बोले हैं कि जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्लियर? तो ये तो रहा है इंपॉर्टेंट जजमेंट, है ना, क्योंकि यहाँ से बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। FCAT के पूरा डिटेल हम लोग कवर किए हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।